कौम की फ़िक्र रखना ये एक मामूली बात नहीं है, लेकिन जब कोई एक आईपीएस अफ़सर जो है एक बड़े ओहदे पर रहने वाला अगर वो कौम की फ़िक्र करता है और उस पर एक दो नहीं बल्कि 170 पेज लिख देता है और उसमें वो लिखत भी उनकी ऐसी होती है कि पूरा डेटा होता है और वो डेटाबेस कहलाता है कि मुसलमान जो है वो पॉलिटिकल लेवल पे कितने कम हैं, मुसलमान पावर लेवल पे कितने कम हैं, मुसलमानों की हैसियत हिंदुस्तान में क्या हो चुकी है, मुसलमान किस तरह से हिंदुस्तान में जी रहा है, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर कर एक किताब में दे देते हैं और ये कहते हैं कि किस तरह से वो आज मुसलमानों की हैसियत हो चुकी है। उस हैसियत पर फ़िक्र करने वाला शायद ही कोई ऐसा हो सकता है। तो आज हमारे साथ अब्दुर्रहमान जी मौजूद है जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसके अंदर वो एक तूफ़ान लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक इनकलाब लाना चाहते हैं उनकी किताब के ज़रिए। सर, हम आपसे जानना चाहिए कि आज ये जो किताब आपने लिखी है ये अगर सही तरीके से लोगों तक पहुँचे तो एक तूफ़ान पैदा हो सकता है, मुसलमानों की अहमियत, उनके वक़ार को सही मायने में जाना जा सकता है और उनकी जो पॉलिटिकल लेवल है और जो उनके पावर पोजीशन है वो उनको सही उसके मायने समझ में आएंगे। देखिए, ये किताब जो है कोई तूफान लाने के लिए नहीं लिखी गई है। ये किताब लिखी गई है कि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो सही में एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बने, सारे लोगों को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिले, मुसलमानों को भी मिले और मुसलमानों को अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी और उनका कॉन्फिडेंस जो है डेमोक्रेसी में और ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब्दुर्रहमान साहब की ये जो किताब है एक बहुत ही सही वक्त के ऊपर ये किताब आई है। इससे पहले भी रहमान साहब जो एक आईपीएस ऑफिसर अपने ओहदे को त्याग करके उन्होंने आज समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये किताब के अंदर एक एक शब्द, एक एक लाइन जो लिखी हुई है, एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंसिव रिसर्च करके पिछले 75 सालों के अंदर मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, कैसा हर 5 साल के बाद घटता जा रहा है, इसकी क्या वजह है, ये सब बातें उन्होंने सामने रखी है और उसके उपाय भी क्या होना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। तो मैं समझता हूँ हर इंसान ने इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये चीख चीख कर हमारी दास्तां बयां करती है कि हमारी नुमाइंदगी कैसे ख़त्म की जा रही है। कैसे ये किताब लोगों के जहनों तक पहुँच पाएगी, उनके दिलों तक पहुँच पाएगी? देखिए, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे मुस्लिम समाज के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं 600 से ज़्यादा हुआ है। अभी भिवंडी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। डिजिटल कॉपी होना चाहिए लेकिन किताब का अपनी एक अहमियत होता है क्योंकि हाँ, तो ये जो डेटा है ये आवाम से ज़्यादा ये खवास तक जाना चाहिए और दूसरे समाजों पे भी जाना चाहिए कि जो आज ये डेटा जो है, जो ये साबित किया जा रहा है कि नुमाइंदगी हमारी कितनी पसमंदा, कितने पीछे है, तो वो लोगों तक पहुँचेगी। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो ये किताब कहना चाह रही है, जो छपा नहीं है, वो कहना चाह रही है, चीख के कहना चाह रही है कि मुसलमान उठो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और वो स्ट्रैटेजी बनने के लिए जो बात आज हुई कि इलेक्शन के आखिरी साल में नहीं, इलेक्शन के पहले साल में आप सोचिए। कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मैसेज है वो मैसेज पहुँच कैसे पाएगा, उसी मैसेज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल पहुँचेगा, एक शुरुआत है। कोई भी अच्छी चीज़ है, आप खुशबू को रोक नहीं सकते, वो खुद फैलती है। और ये आज जो इतने मीडिया चैनल्स आए, इतने फोरम के लोग आए, ये अपनी बात पहुंचाएंगे समाज को। ये शुरुआत है, मुझे उम्मीद है कि आगे और वैसे प्रोग्राम होंगे, लोगों के बीच जाएंगे, यूथ के बीच डिबेट रखेंगे, इसके क्लिप्स बनाएंगे, ये डेफिनेटली बात पहुंचेगी। मुझे अब इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये देश में बिहार के बाद से जो शुरुआत हुई है क्या ये होते रहेगी, क्या ये आगे बढ़ेगी, क्या आप लोग इसका सहयोग करेंगे? देखिए, मैं थोड़ी अलग सोच रखता हूँ। ये देश सेक्युलर स्टेट है और मुझे लगता है कि मुस्लिम नुमाइंदगी के साथ साथ इफ़ेक्टिव नुमाइंदगी की ज़रूरत है और ये ज़रूरत है कि हर समाज के लोग हमारी बात करें, हर समाज के लोग हमारी बात करें। हमारी परसेंटेज के हिसाब से हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये हर समाज, हर तबका चाहता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो भी हमारी बात करे, ये कोशिश होना चाहिए। और मुझे लगता है देश सेक्युलर है। मैं जो देखता हूँ असेंबली में हम कितने 8-10 लोग हैं, लेकिन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए जो फौज खड़ी है ना, वो मुसलमान नहीं है, वो सारे समाज के लोग हैं। देखिए, मुसलमान जो देश का है आज की तारीख में, जो युवा है, युवा मुसलमान आज की तारीख में एकदम एक्टिव है, समझता है हर चीज़
क्योंकि आज देश में देखा जा रहा है कि 3 कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी, सारे रिपोर्ट दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। हम तो आज दलित भाइयों के पीछे चले गए, जिसकी वजह क्या है? क्योंकि इतने साल से सत्ता में जो रहे उन्होंने एम्पावरमेंट नहीं किया। जैसा बताया उन्होंने आंकड़े के साथ अभी रहमान साहब ने कि इतने परसेंटेज जहाँ पर मुस्लिमों की है बस्ती, वहाँ से टिकट नहीं देते। जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा वो आगे कैसा बढ़ेगा? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, आदमी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, जाता है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, बात रखता है अपनी कौम की बात, अपने माशरे की बात, तब जाके कुछ उतार होता है, वरना इसी तरह बैठे रहेंगे। और आगे आना चाहिए सब लोग को, युवाओं को। कैसे आएंगे? मुसलमानों में तो एजुकेशन ही नहीं है, वो तो सबसे नीचे तबके के गिर चुका है। देखिए यही गलत बात है, कैसे आएंगे नहीं, होश, हिम्मत, हौसला, बहादुरी है, वो आदमी आगे आ सकता है। जैसा मैंने भी बताया, मैं वकील था, आरिफ भाई ने क्या बताया, मेरा जज का नंबर लग गया था, एक मारा ने हिम्मत से लड़ेंगे चुनाव, देखते क्या होता है, जीत गए 9 साल से कल्लू से कालिया का सफ़र शुरू हो गया ना आपके सामने, तो बस शुरू है जब से, तो आगे आना पड़ेगा, तो अब वॉइस तुम्हारा सुना जाएगा। मगर यहाँ लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरी बात ये है, सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़ के घूम रहे, ये टिकट भी तो नहीं देते ना। टिकट क्यों नहीं देते आप? चलिए बताइए मेरे को। जो मुस्लिम बस्ती वहाँ से टिकट क्यों नहीं देते? जहाँ से भीड़, जो इतने नाम गिनाए यहाँ पर, मैं तो लिस्ट की फहरिस्त, वहाँ से क्यों मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता? टिकट दो, अब जीतेंगे ना, जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, घर में सो के तो नहीं बन जाएंगे। जहाँ से टिकट मिलती है वहाँ से मुसलमान खुद उनको सपोर्ट नहीं करते, जहाँ से टिकट मिलती है वहाँ से मुसलमान खुद सपोर्ट नहीं करते। वो पता नहीं क्यों आपसी रंजिश होती है, या ये फिर कहा जाता है कि कौम के नाम पर आज खड़े हैं और कल जो है ये अपनी रोटी सेकेंगे। ये देखिए बात ये है साहब, इसीलिए हम लोग हर मर्तबा यही बोलते हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपनी सफ़ों के बीच में जो गैप है उसको भर दीजिए, एक हो जाइए, लब्बैक करके आगे बढ़िए, लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। आज नहीं कल लोगों में जागरूकता आएगी कि नहीं, हमको भी हमारा नुमाइंदा चुन के भेजना है। और मुस्लिम नेता का क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, अब्दुल रहमान साहब ने किताब में लिखा है, मैंने पढ़ के सुना है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप देखो तो हमारे यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जो बन सकते हैं आज की तारीख के अंदर, आगे आ सकते हैं, नेता बन सकते हैं, एजुकेशन। मगर एक तो पॉलिटिकली लोग जो पावर में है वो आने नहीं देते। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि एक आगे बढ़ता है तो अपने वाला उसकी टांग खींचने के लिए तैयार हो जाए। आपस में इत्तेहाद नहीं, मुत्तहिद नहीं, तो कैसे कौम आगे बढ़ेगी बताइए। संसद में हमें आतंकवादी कहा गया, कटुआ कहा गया, हमें गद्दार कहा गया, लेकिन बाद में उसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया जिस पर ये इल्ज़ाम है। देखिए संसद के अंदर एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है और सामने वो सिर्फ एक मुस्लिम एमपी को नहीं बोल रहा है, वो पूरे देश के मुसलमानों को गालियाँ बक रहा है, कटवा, मुल्ला, देशद्रोही, आतंकवादी, हर अल्फाज यूज़ कर रहा है। और उससे शर्मनाक बात क्या है आपको पता है? पीछे 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं, वो हंस रहे, टहटे लगा रहे, ये इनका एजेंडा है। अगर सोचिए आज उस तरफ, सामने की तरफ अगर हमारे नुमाइंदे बैठे होते तो जवाब तो दे सकते हैं ना। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता, जवाब दिया। अब मोदी जी जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, देखो कैसा जुमला होता है। उस शख्स को जिसने पूरी कौम को गाली दिया है, उस भिदुड़ी को तुम बना देते हो पहले कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उसके बाद उसको टोंक की जिम्मेदारी दे देते हो और प्रमोट करते हो आप उसको। तो प्रमोशन आप करोगे, इस तरह की हेट स्पीच देने वालों को, रेपिस्ट को फूल हार पिनाओगे, हेट स्पीच वालों को जेल से आएंगे बाहर, उनको फूल हार पिनाएंगे, तो फिर देश में क्या होगा? फिर तो एक ही चीज़ दिख रही है हमको कि भाई डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। अब उसको बचाने के लिए ही तो सब एक है। हमारा भी देखो मंशा मुद्दा एक ही है, हम किसी भी तरह चाहते हैं कि मोदी को हराएं, बीजेपी को हराएं और इंश्योर करें कि तीसरी मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री ना बने। सब लगे हुए लड़ देंगे, अब साथ में है नहीं है जो भी वो सब साथ में करके करना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल जो स्टेज से उठा था वही सवाल मेरा भी कि हम मुत्तहिद कैसे होंगे? मुत्तहिद होंगे, वक्त हालात इंसान को सबको अकल आएगी, सब मुत्तहिद होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमको यकीन है कि आज जो मुसलमान आप हो, मैं हो, सब हमको ऐसा लगता है कि नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है। देखो एक प्लेटफॉर्म पे आओगे रहोगे तो तुम्हारी शनाख्त बचेगी, वरना आज तो संविधान भी ख़त्म करने की बात हो रही है, कानून पे कानून बदलने की बात हो रही है। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो कल आने वाले जो बच्चे हमारे उसका भुगतान वो भुगतेंगे। इसलिए मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ, ज़िंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, ज़िंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे आईना साफ करते रहे। तो स्टेज से भी सवाल उठा था कि हम मुनज़्ज़म किस तरह से हो जाएं, उसी का जवाब हम आपसे चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखिए अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे
तो हमारी जितनी नुमाइंदगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी उसमें। हाँ? आज कहीं ना कहीं हमको दिमाग के साथ इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, और ये तमाम आरएसएस और उनके संगठनों को मालूम है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना बहुत मुश्किल बात है इसमें। हाँ? वो समझते हैं कि ये कौम को आसानी से है तो हम तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं करके उसमें, और उसी का नतीजा है कि 75 सालों के अंदर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा निकल कर चले जाता है। तो मैंने अपने तौर से सुझाव दिया है कि जो आरएसएस अपनी चाल चलते हुए आ रही है, अब वही चाल अब हम चलें। अगर हम हाथ में हाथ डालकर अगर हम आगे बढ़ते हैं उसमें, हर एक की अपनी जहाँ जहाँ पर भी जो ताकत है उस ताकत के हिसाब से मैंने सुझाव दिया। किसी को पसंद आए ना आए, किसी को एक्सेप्ट करे ना। ये जो 28 गढ़ है, इसके अंदर आपको इसलिए नहीं लिया गया कि कहीं आपको बी टीम कहा जा रहा है जो बीजेपी की, इस वजह तो नहीं लिया गया? देखिए साहब, ये वही कांग्रेस वालों का है कि ठिकड़ा जो हम हिंदुस्तान के अंदर 553 सीटों में से हमने कितने सीटें लड़े हैं? हमने कितने सीटें लड़े हैं? एक हैदराबाद में लड़े, जीते। एक औरंगाबाद में लड़े, जीते। एक किशनगंज के अंदर लड़े, दूसरे नंबर के ऊपर रहे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 553 में से इम्तियाज़ जलील तुमने है तो 3 सीटें भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि तुम तो हमारी पार्टी के गुलाम है, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देने का है, तुम सिर्फ वोट देते रहो करके। अगर हम 3 सीटें भी नहीं लड़े और आप कहेंगे कि नहीं आपकी वजह से है तो कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। असल में क्या हो गया है इस मुल्क के अंदर कि एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए होता है। जब हम हार जाते हैं ना तो किसकी धुलाई करें, तो उनको सामने है तो हम नज़र आ जाते हैं, ये हमारी वजह से हारे हैं करके। उसके बाद मेरा तो ये कहना है कि अब आप एक मुसलमान लीडर होने की हैसियत से आप ये ऐलान करवाइए अपने आकाओं के ज़रिए कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम कम से कम 5 मुसलमानों को हम टिकट देंगे करके उसमें, और टिकट देंगे तो जीतेंगे। उसकी ज़िंदा मिसाल ये खड़ा हुआ है इम्तियाज़ जलील, लड़ा तो जीता। वरना तुमने तो हमारे जहनों के अंदर ये बात डाल दिए है कि नहीं मुसलमान तुम तो सिर्फ डालते रहो वोट, असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर हम जाकर बैठेंगे। अब हम बोल रहे हैं नहीं, अब हम भी जाकर बैठे कि सर जिस तरह से पूरे देश के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो है वो मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी ट्रेनों में उन्हें मार दिया जा रहा है, कहीं उन्हें मास के नाम पर उनको मार दिया जा रहा है, और अब तो हद हो गई कि आप संसद से भी उन पर इल्ज़ाम कटवे वगैरह आतंकवादी के नाम से पुकारा जा रहा है। तो क्या संविधान हमें हक देता है, क्या लॉ हमें बताता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का एक कानून बताता है कि मुसलमानों का हक क्या है? देखिए, ये बात आप देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। हमारी तो नई संसद में सेकुलरिज्म का जो है वो सेंटेंस भी निकाल दिया गया। मेरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, हमारा जो लॉ है अभी तक वो सेकुलर है, और हमारी जो सोसाइटी है वो भी सेकुलर है। लेकिन क्या है कि आप देख रहे हैं कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर कंट्री, लेकिन सोसाइटी को धीरे धीरे कॉम्युनलाइज किया जा रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ लड़ाई है कि इस संविधान को और इस सेकुलरिज्म को बचा के रखना। उसी में ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। आप जो देख रहे हैं, जो फेज़ आ रहा है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। अल्टीमेटली इनका डिफीट होगा। बुरे चीज़ों का बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, ये अल्टीमेटली डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई, जस्टिस थॉमस ने भी कहा कि साहब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हेड स्पीच आते हैं, ये स्टेट का ड्यूटी है, एज ए सेकुलर स्टेट का ड्यूटी है कि उसको फॉरेन केस रजिस्टर करके उस पर एक्शन लें। कैसे सुप्रीम कोर्ट चाहे जितने भी वक्तव्य देते, चाहे जितने भी वो पनिशमेंट देते, लेकिन आज भी जो है गोदी मीडिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कहा जा रहा है, लेकिन जो उनके हक में बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म के हक में बात करते, जो सच्चाई की बात अगर हक में बात करते हैं, तो उनके घर पर सीडी ईडी वगैरह पहुँच जाती है। आप ये देख रहे हैं, जो आप ये बात अभी आपने कहा गोदी मीडिया के सिलसिले में, या और भी जो डिबेट जो चलता रहता है टीवी पे देखते हैं, आप ये देखिए इनको बढ़ाने वाला कौन है। उसमें किसी न किसी मुसलमान को बुला लेते हैं और वो मुसलमान के साथ बेइज्जती भी करते हैं, वो ह्यूमिलिएट भी करते हैं। 5000 वाले लोग, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन 5000 वालों पे भी हमारी पाबंदी और नज़र रहनी चाहिए। पूरे देश में अगर देख ले, जहाँ कहीं दंगे होते, चाहे वो नू में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पंजाब में हो, या यूपी में हो, या दिल्ली में हो, हर जगह, चाहे आप मुंबई की बात कर लें, मालूनी में हुआ हो, हर जगह जहाँ भी दंगे हुए होते हैं, चाहे जिसने मुसलमानों को घर में घुसकर मारा हो, मस्जिदों में घुस कर कत्ले आम किया हो, उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन हज़ारों की तादाद में सिर्फ मुसलमानों को ही कैद में डाला जाता है।
मुसलमानों को ही नंगा करके सड़कों पे पुलिस ले जाती है और उन्हें दिखाती है, लोगों से माफ़ी मंगवाते हैं। पुलिस ही मुसलमानों को नंगा करके रस्सी बांध कर मारती है, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं होता जो हकीकत में दंगाई होते हैं। उसका कारण भी मुसलमान है। वो कारण ये है कि जो हमारे मुस्लिम लीडरशिप हैं, जो मुस्लिम वकील हैं, जो मुस्लिम दानिशमंद हैं, वो खामोश हो जाते हैं। अगर आज हम उन अपने कोर्ट को, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, अपने जो हमारे क्रिमिनल लॉ है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ रहें, कोर्ट में लड़ें, तो आपको वो पुलिस अफसर को एक दिन आप देखेंगे कि वो पुलिस अफसर भी जेल में होगा। क्या सर सुप्रीम कोर्ट में बार में मुसलमान वकील नहीं है, ये उसकी ये आवाज़ नहीं उठा सकते? बार में सुप्रीम कोर्ट की हर मैटर, अगर मैंने आपको कहा ना, यही दिक्कत है समझने में कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। वो आवाज़ एज ए प्रेस रिलीज में बोल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा सकते। ये इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी जो तंजीम मजलिस मुशावरत है, मोमिन कॉन्फ्रेंस है, हम लोगों ने उसमें लीगल टीम को मजबूत करने की कोशिश की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे वकीलों को हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि जो भी केस होता है फौरन केस करो, उस ऑफिसर पर भी कंप्लेंट करो। कंप्लेंट ही नहीं होता ऑफिसर के खिलाफ। देखिए, मैं राहुल गांधी से यही कहूँगा कि आज से 50 साल बाद जब आपकी हुकूमत आएगी, तब आप हमारे ऊपर एक्शन ले लीजिएगा उसमें। ये तो 2014 में अभी आए हैं ना, मोदी 2014 के अंदर आया है, उससे पहले हमारे को जेल में डाल देना था। उसमें आपकी हुकूमत थी, कांग्रेस की, आपकी किशन कुमार की आपकी हुकूमत थी, इसमें तेलंगाना के अंदर जेल में डाल देना चाहिए था। महाराष्ट्र के अंदर थी, इम्तियाज़ जलील को जेल में डाल देना चाहिए था। एक बात राहुल गांधी सुन लीजिएगा, हम आपके कानों में रस घोलने के लिए बोलने वालों में से नहीं है, हम आपके वो गुलामों में से नहीं है जो आपके कानों को अच्छा लगता है वो राग हम रचेंगे। हमारे दिल में जो है और जो हमारे को अच्छा लगता है वो हम बोलेंगे और आगे भी बोलते रहेंगे। सर, मैं अब किताब के ताल्लुक से आपसे बात कर लूँ कि इतने बिजी रहने के बाद भी कौम की उस बारीकियों को किस तरह से आपने ध्यान दिया, हर एक लम्हा, हर एक जगह, हर एक वार्ड, हर एक शहर की आपने डेटा निकाला है। ये कितनी मेहनत लगी, किस तरह से आपने इस किताब को तरतीब दी? नहीं, देखिए, किताब लिखना तो एक मेहनत का काम है और हाँ, मेहनत का काम है। डेटा जमा करना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर करना, टेबुलर फॉर्म में लाना, फिर उसकी एनालिसिस करना, कंक्लूजन निकालना, ये एक मेहनत भरा काम है। लेकिन अगर आदमी एक वो कर ले, डिसाइड कर ले कि मुझे कुछ करना है, तो हो जाता है वो। क्या उम्मीद करते हैं इस किताब से? मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो यहाँ के जो दानिश्वर तबका है, उसमें इस पे व्यापक स्तर पे चर्चा हो और भारत का जो डेमोक्रेसी और ज़्यादा इंक्लूसिव बने। हमारे इस चैनल के ज़रिए लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अच्छी सरकार चुन करके दीजिए जो भारत के लोकतंत्र को बचाए, भारत के जो सेकुलरिज्म को बचाए, सबके लिए काम करे और देश में भाईचारा और अमन का माहौल पैदा करे। देश आगे नहीं, वो तो बिहार से जाति जनगणना शुरू हुआ है, आंकड़े दिखाया गया है। अब उसको इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा तब ये होगा जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी बराबर है। तो अब उस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब एक्शन के तरफ जा रहे हैं। तो इससे पता चल जाएगा ना कि कौन सी कौम कितनी है और उसमें एजुकेशन कितना है, उसकी हैसियत क्या है, उसके पास कितने बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए। जी।